नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 34 यानी कार्यपत्रक संख्या 34 को। ये हमारी 28 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के पहले चैप्टर भारत आकार तथा स्थिति को पढ़ना और समझना जारी रखेंगे। बात करेंगे भारत तथा विश्व की। वैश्विक मानचित्र पर भारत कहाँ स्थित है और भारत की इस स्थिति, इस अवस्थिति, इस लोकेशन के भारत को क्या लाभ प्राप्त है, ये सब कुछ हम आज की इस वर्कशीट में समझने वाले हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। भारत की अगर स्थिति की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी कि भारत एक दक्षिणी एशियाई देश है। ये पूर्वी तथा पश्चिमी एशिया के बिल्कुल मध्य में स्थित है। अब इसके भी कई सारे लाभ प्राप्त हैं, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी एशिया के बीच में जब भी व्यापार होता है तो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, चाहे वो समुद्री मार्ग हो चाहे वो वायु मार्ग हो, वो भारत से होकर के ही गुजरते हैं। इससे भारत को व्यापारिक लाभ भी प्राप्त है और साथ ही साथ सांस्कृतिक लाभ भी प्राप्त है, क्योंकि सांस्कृतिक आदान प्रदान है, जो सांस्कृतिक संबंध है इन देशों के साथ, वो और ज्यादा मजबूत होते हैं। इसी प्रकार से पश्चिम में जो यूरोपीय देश है उनको पूर्वी एशिया से जोड़ता है हिंद महासागर। उस हिंद महासागर में भी भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। अब हिंद महासागर में भारत का कितना बड़ा दबदबा है, कितनी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, वो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व का एकमात्र यही महासागर है जिसका नाम किसी देश, हिंद, हिंदुस्तान या फिर इंडियन ओशन यानी कि इंडिया के नाम पर रखा गया। तो यहां से हमें पता चलता है कि भारत की हिंद महासागर में एक केंद्रीय स्थिति प्राप्त है और इसके भी कई सारे लाभ प्राप्त है। जैसे एशिया जो है, पूर्वी एशिया, उसको यूरोप से जोड़ता है और पूर्वी एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले जितने भी समुद्री मार्ग होते हैं वो भारत से होकर के ही गुजरते हैं। और विश्व का 95% जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से ही होता है। तो यहां से भी एक तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है, लोकेशन है, वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के व्यावसायिक हो चाहे वो सांस्कृतिक संबंध हो, ना केवल यूरोप बल्कि पूर्वी एशिया बल्कि पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के साथ भी पुराने समय से बने हुए। ये आज के संबंध नहीं है। पुराने समय की बात करें तो भारत अपने सूती कपड़े के लिए, अपने रेशम के लिए, मसालों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। और उसी के कारण भारत के जो संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, काफ़ी सारे देशों के साथ थे। जैसे यूरोप की बात करें तो इंग्लैंड के साथ, यूनान के साथ हमारे गहरे संबंध रहे। इसी तरीके से प्राचीन जो सभ्यताएं थी, ईरान, इराक, मिस्र थे, उनके साथ भी हमारे अच्छे मजबूत संबंध रहे। पश्चिमी एशिया के साथ साथ अगर हम पूर्वी एशिया की बात करें तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, ओके, इन सभी देशों के साथ भी हमारे मजबूत संबंध रहे। ये संबंध समुद्री जल मार्गों और भूमार्गों के द्वारा समय के साथ साथ धीरे धीरे और प्रगाढ़ बनते चले। यानी कि प्राचीन समय में केवल समुद्री मार्ग थे, उससे पहले जो भूमार्ग थे, स्थल मार्ग थे, उनके द्वारा हमारे व्यापारिक संबंध रहे। सिर्फ व्यापारिक संबंध नहीं, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा। इन्हीं रास्तों से होकर के बौद्ध धर्म भारत से निकल के पूरे विश्व में फैल गया था। इन्हीं मार्गों से विश्व के अन्य धर्म थे वो भारत पहुंचे थे। तो जो आपसी सांस्कृतिक आदान प्रदान था, जो वैचारिक आदान प्रदान था, वो आज का नहीं बल्कि प्राचीन समय का है और ये जल मार्ग तथा स्थल मार्गों के द्वारा होता रहा है। और ये जो संबंध है आधुनिक समय में और ज्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि अब वायु मार्गों के द्वारा उन देशों के साथ जुड़ना आसान हो गया है। अब हम आसानी से उन दूसरे देशों के साथ भी जुड़ पाते हैं जो इन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर स्थित नहीं थे। अब वो जो दुर्गम स्थल थे, वो जो देश जो अलग थलग रह गए थे, उन देशों के साथ भी हमारे मजबूत संबंध बने हुए इन्हीं वायु मार्गों के कारण। साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिला और पर्यटन और लोगों के आने जाने के कारण जो हमारी सांस्कृतिक संबंध थे इन नए देशों के साथ, वो भी मजबूत हुए और पुराने देश हैं उनके साथ और ज्यादा प्रगाढ़ हुए। इन मार्गों द्वारा उपनिषदों के विचार और इन्हीं जो मार्ग है, प्राचीन मार्ग है, जो वो समुद्री मार्ग हो या स्थलीय मार्ग हो, इन्हीं के द्वारा जो उपनिषद के विचार थे या फिर जो रामायण के विचार थे, पंचतंत्र की कहानियां थी, भारतीय जो अंक थे, दशमलव प्रणाली थी, इस प्रकार के जितने भी हमारे ज्ञान थे, हमारी संस्कृति थी या बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था, वो सभी इन्हीं मार्गों से होकर के दूसरे देशों तक पहुंचाए, दूसरे देशों के विद्वानों तक पहुंचाए, दूसरे देशों के आम लोगों तक पहुंच पाया। और ये मार्ग इस प्रकार से सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी महत्वपूर्ण रहे। इन मार्गों पर बात करें तो प्राचीन समय से कई वस्तुओं का व्यापार भी होता रहा है। मलमल आदि कपड़े, चाहे वो मलमल हो, सूती कपड़ा हो, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मांग थी पश्चिमी एशिया में। पश्चिमी एशिया में जैसे कि आपने 8th क्लास में पढ़ा था, कालिगो एक्ट लेकर के आए थे। अब जो कालिको या कालिगो, दोनों टाइप से हम इसको जान सकते हैं, वो एक्ट क्यों लेकर के आए थे? क्योंकि भारतीय कपड़ा इतना ज़्यादा प्रसिद्ध था कि वहाँ का फैक्ट्री का बना हुआ कपड़ा था, उसकी मांग कम थी, जबकि भारत के हाथ से बने जो तकले से बने कपड़े हैं उसकी डिमांड कहीं ज़्यादा थी। तो भारत था अपनी मलमल के लिए, अपने सूती वस्त्रों के लिए, अपने मसालों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था और व्यापार के अन्य सामान भारत से अलग अलग देशों में इन्हीं मार्गों के द्वारा ले जाए गए थे प्राचीन समय में।
दूसरी तरफ यूनान की जो स्थापत्य कला थी, पश्चिमी एशिया की जो वास्तुकला थी, उनके प्रतीक जो मीनार थे या गुंबद थे, उनका प्रभाव भारत की संस्कृति के ऊपर दिखाई देता है। दूसरे धर्मों का जो आगमन हुआ भारत में वो इन्हीं मार्गों के द्वारा हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या फिर जितनी भी यूरोपीय कंपनियां वो भी इन्हीं मार्गों का प्रयोग करते हुए भारत पहुंची। तो हमने आदान प्रदान किया है, यानी कि संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है, विचारों का आदान प्रदान हुआ है, व्यापारिक हमारे संबंध है वो प्राचीन समय में रहे, आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तो ये मार्ग हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो भारत की हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति को रहा है। चलिए मैप में देखते हैं कि भारत की इस केंद्रीय स्थिति से हम किन किन देशों से किस प्रकार से जुड़ पाए। तो यहाँ पर दिया गया ये लोकेशन है इंडिया के। तो यहाँ से अगर समुद्री मार्ग की बात करें तो ये पूरा जो यूरोप है, यूरोप को जब भी पूर्वी एशिया से व्यापार करना होता है तो इसके महत्वपूर्ण मार्ग है वो यहीं से होकर के गुजरते हैं। भारत से मुंबई बंदरगाह हो गया, यहाँ पे कोची हो गया या मारमागांव बंदरगाह हो गया, यहाँ पे तूतीकोरिन या मद्रास हो गया, उसके बाद ये पूर्वी एशिया के देशों से जुड़ पाते हैं। ऐसे ही जो ये हमारे पश्चिमी एशिया के देश हैं, इनका अगर व्यापारिक संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है तो वो भी भारतीय जो बंदरगाहें हैं उन्हीं से होकर के ये व्यापार हो पाता है। ऐसी एक मिस्र जैसे जो प्राचीन सभ्यता वाले देश हैं, अगर उनको ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना संबंध स्थापित करना है तो महत्वपूर्ण जो समुद्री मार्ग है वो भारत से होकर के ही गुजरते हैं। तो ये केंद्रीय स्थिति है। इसी तरीके से जो पूर्वी एशिया है और पश्चिमी एशिया है, इनका भी आपसी जो व्यापार होगा वो सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है वो भारत से होकर के गुजरेंगे। तो ये तो बात हुई समुद्री मार्गों की। अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें वायु मार्गों की तो यूरोप के या अमेरिका के या कनाडा के हैं या पश्चिमी एशिया के जितने महत्वपूर्ण वायु मार्ग है जो पूर्वी एशिया की तरफ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ जाते हैं, वो सभी के सभी भारत से होकर के ही जाते हैं। और इंडियन ओशन में भी देखिए कि ये पूरा पूरा इंडियन ओशन यहाँ पर, और इंडियन ओशन में हिंद महासागर में भी भारत की केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। इसके कई सारे लाभ रहे। प्राचीन समय से हमारा जल मार्ग के थ्रू जो व्यापार है वो समृद्ध रहा है। आज भी हमारा 90 से 95% जो व्यापार है वो समुद्री मार्गों से होता है। दूसरा, समुद्र से हमें कई प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं, जैसे मछली पालन हो गया या जैसे नमक हो गया, कई प्रकार के खनिज भी प्राप्त होते हैं। तीसरा, इससे हमारी जलवायु है उसमें परिवर्तन आता है। हमारा जो मानसून टाइप की जलवायु है, तो मानसूनी जलवायु होने का बड़ा कारण ये है कि भारत के दक्षिण में समुद्र का एक बड़ा विस्तार है। ओके, साथ साथ हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये हिंद महासागर। तो ये जो लोकेशन है इसके कई सारे लाभ हमें प्राप्त थे और आज भी प्राप्त हैं। चलिए अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं। तो इस आसान सी वर्कशीट पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछे गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पर कुल आज की इस वर्कशीट में 5 क्वेश्चन 5 प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति का वर्णन कीजिए, यानी कि भारत कहाँ पर है विश्व मानचित्र में, वर्ल्ड मैप में। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण तथा पूर्वी व पश्चिमी एशिया के मध्य में स्थित है। हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, सेकंड हमें क्वेश्चन दिया गया। दूसरा प्रश्न है भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध है वो विश्व के जिन भागों के साथ प्राचीन समय में थे उनमें से कुछ देशों के हमें नाम लिखने हैं। ठीक, तो प्राचीन काल में भारत के व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक संबंध इंग्लैंड, पुर्तगाल, यूनान, ईरान, इराक, मिस्र, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया इत्यादि देशों के साथ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा हमारा प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है, विस्तार पूर्वक हमें बताना है। तो पहला लाभ है इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान में मदद मिली कि भारत की एक लंबी तट रेखा है और इसी के रास्ते समुद्री व्यापार होता रहा है और इसी के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता रहा, चाहे वो अरब के देश हों, चाहे वो अफ्रीका के देश हो, चाहे वो यूरोपीय देश हो, चाहे वो पूर्वी एशिया के देश हो, तो उनके साथ संस्कृतियों का आदान प्रदान होता रहा। यहीं से जो विचार थे वो उन देशों में पहुंचे, वहाँ के विचार यहाँ पहुंचे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी इन्हीं रास्तों से हुआ है। इसी तरीके से विश्व के जो अन्य धर्म है वो धर्म भी यहाँ पर इन्हीं रास्तों से होकर के पहुंचे। ओके, तो पहला जो लाभ है कि इसे सांस्कृतिक आदान प्रदान में मदद मिली है। दूसरा लाभ भी यह विदेश व्यापार में सहायक है। आज भी हमारा 95% जो विदेशी व्यापार है वो समुद्री रास्तों से होता है। क्यों हो पाता है? क्योंकि भारत की हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। इस पर 12 बड़े और 185 छोटे और मझोले आकार के बंदरगाह हैं। और ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि हिंद महासागर में हम बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। तीसरा लाभ है हिंद महासागर से हमें कई प्रकार के संसाधनों की प्राप्ति होती है, जैसे मछली पालन हो गया, ऐसे ही नमक हम प्राप्त करते हैं, कई अन्य प्रकार के खनिज है जो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? हिंद महासागर से प्राप्त करते हैं। हमारे देश का पेट्रोलियम
जो पेट्रोलियम भंडार है उसका आधे से अधिक भाग भी हम हिंद महासागर से प्राप्त करते हैं। ओके, मुंबई हाई जो कि अरब सागर में स्थित है, वहीं से हमें मिलता है हमारा देश का आधे से ज़्यादा पेट्रोलियम। चौथा जो लाभ है सैनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब भारत की जो दक्षिण की स्थिति है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ किस टाइप की जो स्थिति है। अब इस देश के ऊपर चारों तरफ से या इसको घेरना इतना आसान नहीं होता, अटैक करना एक बड़े से बड़े देश के लिए भी इतना आसान नहीं होता, तो इसके हमें कुछ सामरिक या सैनिक लाभ भी प्राप्त है। तो ये तो हुआ कि भारत को हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति के क्या लाभ प्राप्त है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, चौथा हमारा प्रश्न है, आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग से पूरे विश्व के साथ भारत के संबंध को किस प्रकार प्रभावित किया। हमें बताना है कि आधुनिक समय में जो वायु मार्गों का प्रयोग किया जाता है, इससे भारत के विश्व के अन्य देशों के साथ जो संबंध है वो कैसे प्रभावित हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, नेगेटिव हैं, क्या असर पड़ा है, ये हमें बताना है। तो वायुमार्ग के प्रयोग से दूरस्थ स्थित जो देश है, रिमोट जो देश है, बहुत ज़्यादा दूर जो स्थित देश है, अलग थलग जो देश है, उनके साथ हमारे संबंध स्थापित हुए हैं, जो प्राचीन समय में स्थापित नहीं हो पाए थे, यानी जो अलग कोने में स्थित थे। ओके, तो उनके साथ भी अब वायु मार्गों के प्रयोग के कारण आसानी से संबंध हमने स्थापित किया। दूसरा, इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान में बढ़ोतरी हुई, लोगों का आना जाना है, व्यापार बढ़ा है, तो इससे संस्कृतियाँ, कल्चर है, वो भी आसानी से एक्सचेंज हो पाई है। तीसरा, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। पर्यटन का मतलब यानी कि लोगों की आवाजाही बढ़ी है। अब भारत से कनाडा में कितने लोग जाते हैं, वहाँ जाकर के ऐसे लगता है कि वो एक मिनी इंडिया है। ऐसे ही फिजी है जहाँ पर 50% के आसपास पॉपुलेशन वो इंडियंस की है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं भी चले जाइए तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिला, इससे भी आपसी संबंध है वो ज़्यादा प्रगाढ़ हुए। तो ये लाभ प्राप्त हुए हमें वायु मार्गों के प्रयोग से। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा, पांचवा प्रश्न दिया गया कि मानचित्र की सहायता से बताइए कि समुद्री मार्ग के द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारतीय तट किस प्रकार लाभ की स्थिति में होंगे। यानी कि हमें क्या बताना है, मानचित्र की सहायता से बताना है। क्या बताना है कि समुद्र के मार्ग के द्वारा अगर मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाया जाए, ठीक, तो उसमें भारतीय तट को क्या लाभ प्राप्त है, हमें क्या लाभ प्राप्त है। तो समुद्री मार्ग के द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारत की प्रमुख बंदरगाहें इसी महत्वपूर्ण मार्ग के मध्य में स्थित है। यानी कि यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं मैप में दिखा देता हूँ कि अगर मिस्र से कहाँ जाया जाए, ऑस्ट्रेलिया जाया जाए, कि यहाँ पर मिस्र है, इजिप्ट है, ठीक, इजिप्ट से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। अगर ऑस्ट्रेलिया जाया जाए तो भारत है वो मुख्य मार्गों के मध्य में आएगा, यानी कि ये जो समुद्री मार्ग है वो भारतीय तटरेखा से होकर के गुजरेंगे, ठीक। इससे क्या होगा कि भारत को सांस्कृतिक और व्यापारिक लाभ प्राप्त होंगे, ठीक, जैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा, व्यापारिक आदान प्रदान भी होगा ना। और इससे आपसी संबंध भी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, चाहे वो हमारे मिस्र के साथ हो, वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। तो ये हमें लाभ प्राप्त होंगे। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।